नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नीट एस्पिरेंट सारे के सारे। आई एम वेरी श्योर कि पेपर देने के बाद आप सब बच्चे बहुत खुश हुए रहेंगे, बिकॉज पहली बार 2026 में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, तीनों सब्जेक्ट बड़े आसान आए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि सारे बच्चे बहुत ही खुश रहेंगे ऐसा पेपर देख करके। 2025 में एनटीए वालों ने जैसा डरा करके रखा था, बच्चों ने मजबूत तैयारी की थी, और 2026 में एनटीए ने जो है सरप्राइज सरप्राइज कर दिया है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो पेपर वॉज वेरी मच डुएबल। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में देखने को नहीं मिला है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर, सॉल्व करिए, फट 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 आंसर आ रहे हैं। इस तरह का जो है फिजिक्स का पेपर अपने नीट 2026 में आया है बच्चों। मैं आपको पेपर का पूरा सोल्यूशन, एनालिसिस, वेटेज, कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं और डिफिकल्टी, ये सब चीजों की जानकारी जो है ये वीडियो में मैं देने वाला हूं बच्चों। सो quickly let us enter into the paper discussion. The first question in front of your screen says 100 ton closely wound circular coil of a radius 5 centimeter has the magnetic field at its center. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment of the coil is, बच्चों, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। सवाल में मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है 3.14 इंटू 10 raised to -3 टेस्ला इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 raised to -7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। आई हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस इज गिवन एज अ 5 सेंटीमीटर. So 3.14 and pi will be getting cancelled. अब यहां पर आप देखें तो 2 को कैंसिलेशन ना करें तो ये 2 and 5 मिलकर के 10 बनेगा. 10 इंटू 10 raised to -2 विल बिकम अ 10 raised to -1. यहां पे कट के ये बनेगा 10 raised to -6. इसके साथ मिलकर के बनेगा 10 raised to -4. तो 4 इंटू 10 raised to -4 इधर नीचे ले लेते हैं. सो 10 raised to -3 divided by 4 into 10 raised to -4, that is equals to I. पर बचेगा 10 divided by 4. The answer is a 2.5 and hence दो ऑप्शन हमारे बच रहे हैं. उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है N I A, where N is the number of turns which is 100 मल्टीप्लाइड बाय करंट. यहां से हमने ढूंढा है 10 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है. सो पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 5 इंटू 10 raised to -2 का स्क्वायर. सो दिस इज बिकमिंग 100 मल्टीप्लाइड बाय 10/4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 raised to -4 एंड दिस इज बिकमिंग 100 और 10 ये बन गया 1000 और इसके 1000 के साथ में 10 raised to -3 का कैंसिलेशन होके 10 raised to -1 बचेगा. वो पाई जो है उसको मैं अंदाजे से 3 ले लेता हूं तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75. 75 इंटू 10 raised to -1 इज अ 7.5 एंड 7.5 डिवाइडेड बाई 4 करने पे आंसर अंदाजे से 2 के बराबर आएगा. एंड 2 के बराबर में एक ही ऑप्शन है एंड हेंस दैट इज माय फाइनल करेक्ट आंसर. द फर्स्ट ऑप्शन इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर. द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द मैच द कॉलम. वेरी सिंपल थियोरेटिकल मैच द कॉलम. E इज इक्वल्स टू एच न्यू क्या है तो आंसर है फोटोन की एनर्जी है. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या है तो आंसर है वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है. लैम्बडा इज द एच बाई पी क्या है तो आंसर है डी ब्रॉइज वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है. तो मुझे लगता है कि अब आपका आंसर जो है आ चुका है. दिस इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. ऑलराइट, पेपर जो है बच्चों ने सॉल्व किया हुआ पेपर है. आज रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसलिए पेपर का क्वालिटी यही बेस्ट पॉसिबल आज अवेलेबल था.
but you focus more on the solution part. All right, the next one is a speed of light in vacuum is taken as a unity. If the light takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun, the distance between the sun and the earth in the new unit is. बच्चों हमें स्पीड को यूनिटी लेने को कहा है, टाइम इज गिवन, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. द स्पीड इज टेकन एज अ यूनिटी, द टाइम इज अ 6 multiplied by 60 second plus 40. So this becomes a 400 second, and hence the distance is a 400 in the new system of unit. That is our final correct answer. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर. The following plot shows the variation of velocity versus time of a ball thrown upwards and falling back. Which of the following plot is are correct? बच्चों बॉल को अगर हम ऊपर फेंकेंगे, सो बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी और फिर ऊपर 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 जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, और फिर जब बॉल नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वेलोसिटी एक बार ऊपर की तरफ है, एक बार नीचे की तरफ है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आना कंपलसरी है. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बनेगा, सो ये पॉइंट पे वेलोसिटी बनेगा जीरो. अब बच गए एक और ये दो प्लॉट्स, सी और डी प्लॉट्स हमारे बच गए हैं, और साइन कन्वेंशन को लेकर के उन्होंने कोई भी चीजों का कोई भी मेंशनिंग किया है नहीं. सो हमारा एक फेयर अजम्पशन रहेगा कि ऊपर के तरफ विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव. सो द graph will start from a positive, then it will become a zero, and while falling down the velocity will become a negative, and hence the third option is our final correct answer. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर बच्चों. The vernier caliper 20 VSD coincide with a 16 MSD. So 20 vernier scale division is equals to 16 main scale division. 20 को राइट में भेजेंगे तो हमें 1 VSD मिल जाएगा, which is a 16 divided by 20 MSD. Each division of a length 1 mm. So 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ है. लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर हमें निकालना है बच्चों, एंड लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD minus 1 VSD. So this is nothing but a 1 MSD minus 1 VSD की जगह पे 16 by 20 MSD and cross multiply करेंगे. So 20 minus 16 is a 4 by 20 MSD. So which is nothing but 1 upon 5, and 1 MSD का वैल्यू 1 mm दे रखा है. So the answer is a 0.2 mm, which is nothing but a 0.02 cm centimeter. That is the final correct answer. Next, AC circuit contains a resistance, a capacitor, and the inductor connected in series. Then the resonating frequency निकालने को कहा गया है, और resonating frequency का फॉर्मूला होता है 1 upon 2 pi root LC, which is nothing but 1 upon 2 multiply by pi multiply by under root of L is a 1 milli is a 10 raised to minus 3. C is a 0.1 micro is a 10 raised to minus 6. So this is a 10 raised to minus 6 minus 3 minus 9, ये मिलाकर के minus 10, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पे 10 रेज टू माइनस 5 आएगा, ऊपर जाने पे 10 रेज टू 5 ऊपर, और नीचे बचेगा 2 पाई. हमारे आंसर्स जो है वो किलो हर्ट्ज में हैं. सो इसको मैं लिखता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई. ये आंसर हर्ट्ज में आएगा. 10 रेज टू 3 हटा देंगे तो आंसर किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 2 और 100 गया 50. पाई का अंदाजित वैल्यू 3, तो 50 डिवाइडेड बाई 3 अंदाजा 17 के आसपास, एंड 17
ओके 17 से थोड़ा और क्लोज अपन जाना का कोशिश करते हैं। सो 3.1 50 डिवाइडेड बाय 3.1 करेंगे तो आंसर जो है 17 से स्लाइटली छोटा आने की जो है संभावना है। और 17 से स्लाइटली छोटे में अपने पास में एक ही ऑप्शन है, 15.9 किलो हर्ट्ज इज अ फाइनल आंसर। So next one, the figure given below shows a long, straight, solid wire of a circular cross section of a radius A carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across the cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic induction with distance is. बच्चों जो सॉलिड वायर होता है उसमें इनसाइड द वायर मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है। मतलब ग्राफ जो है इनसाइड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। एंड जब आउटसाइड हम आ जाते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है व्हेन वी आर कमिंग आउटसाइड, and hence the graph is kind of a rectangular hyperbola, and hence the first option is our final correct answer. आगे बढ़ेंगे बच्चों, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है नीट 2026 में। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The uniform metallic wire having a resistance of 4 ohms is bent to form a loop ABCD. ABCD स्क्वायर लूप है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो ये हर एक लेंथ एक एक ओम रेजिस्टेंस का बनेगा। सो दिस एवरीथिंग इज अ 1 ohms. A resistance of 2 ohm is connected between B and a D, and the battery of 2 volt is connected across the point A and the C. Then the value of current flowing in the circuit is, but so this is forming a Wheatstone, and that to a balanced Wheatstone. तो बैलेंस Wheatstone में यहां से कोई करंट जाएगा नहीं। सारे के सारे रेजिस्टर अगर एक एक ओम के रहेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अपना 1 ओम बनेगा। बैटरी है 2 वोल्ट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज नथिंग बट 2 divided by 1, and hence answer is a 2 ampere. An unknown nucleus has a nuclear density given, the mass of the nucleus given, then the mass number हमें पूछा गया है, that is the question. बच्चों ये सवाल कहीं सारे बच्चों को लेंथी, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट लगा रहेगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के फॉर्मूला से सॉल्व करने जाएंगे तो डेफिनेटली दैट क्वेश्चन इज अ वेरी लेंथी, वेरी चैलेंजिंग। अब मैं आपको बताने जाता हूं शॉर्टकट, कैसे दिमाग आपका नीट के पेपर प्रेशर में चलना चाहिए, कैसे फटाफट फटाफट चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों सुनिए मेरी बात ध्यान से। मास ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन टू अस। अब सुनना शॉर्टकट ध्यान से। मास ऑफ द न्यूक्लियस इन एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट द मास नंबर। सो किलोग्राम को आपको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना था, एंड हाउ वी कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू द एटॉमिक मास यूनिट बच्चों, तो आंसर है डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 1.6 into 10 raised to -27, converting kilogram into the AMU. And the mass of the nucleus in AMU is nothing but, rounded off value is nothing but atomic mass number. So 10 raised to -27, 10 raised to -27 गया। इसको अंदाजा 20 ले लो, इसको अंदाजा 1.5 ले लो, 20 को डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो आंसर जो है वो 15 से छोटा आएगा।
क्योंकि एक्चुअली तो 20 डिवाइडेड बाय 1.6 करना है, तो 15 से छोटा आंसर आएगा, और 15 से छोटा आंसर एक ही है, 12 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. The rectangular wire loop of the slide 8 centimeter and a 3 centimeter with a small cut is moving out of a region of a uniform magnetic field of a magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the plane of the loop. So here we have a loop, a rectangular loop, and here we have the magnetic induction perpendicular to the plane of the loop. The EMF developed across the cut, if the velocity of the loop is a 2 centimeter per second in the direction normal to the shorter side, this is a shorter side, और इसके perpendicular direction में velocity है, so velocity is in this direction. So हमें निकालना है how much is the induced EMF. बच्चों longer side से वेलोसिटी पैरेलल है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा नहीं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा नहीं. जब ये लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालते रहेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा, और इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा ये हमें निकालना है. सो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV, where B is a magnetic induction 0.3 Tesla multiplied by length of the shorter side is a 3 centimeter, 3 into 10 raised to minus 2, multiplied by velocity is a 2 centimeter per second, so 2 into 10 raised to minus 2, so this becomes 3 into 2, 6, 6 into 0.3 is a 1.8 multiplied by 10 raised to minus 4, so 1.8 multiplied by 10 raised to minus 4 is our final correct answer. नेक्स्ट, एकदम आसान आसान सवाल है. फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं फिजिक्स में, सो चैलेंजिंग एक भी सवाल है नहीं बच्चों. दिस इज लाइक द क्वेश्चन पेपर विच यू आर ड्रीमिंग फॉर, एंड दैट क्वेश्चन पेपर एनटीए गिव इट टू यू. गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 100 ओम. अच्छा, ये वीडियो बहुत काम का है. आप मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट के साथ में इसको शेयर करिए. कहीं सारे बच्चे इसकी खोज में हैं, कहीं सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं सही आंसर क्या है, उसका सही सोल्यूशन क्या है. सो शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम एंड कमेंट बिलो हाउ वाज योर पेपर, कैलकुलेट द मार्क्स एंड टेल मी योर फिजिक्स का स्कोर. अगर आपको पूरी आंसर की चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में देखिए, एक लिंक दिया है, वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी आंसर की जो है वहां से आपको मिल सकती है. बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ. A galvanometer of a resistance 100 ohm gives a full scale deflection for a current of 1 milliampere. It is converted into the ammeter in the range of 0 to 10 ampere. The required shunt is. So बच्चों shunt का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100, n इज अ फैक्टर, और n का फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय Ig. द I इज अ 10 डिवाइडेड बाय Ig इज अ 1 मिली. सो ये ऊपर जाकर के बनेगा 10 raised to 4. So this is a 10 raised to 4 minus 1. And if you look at the option, 10 raised to 4 में से 1 माइनस मत करिए क्योंकि 1 इज वेरी वेरी स्मॉल, तो 1 को मैं नेग्लेक्ट करवा देता हूं. तो आंसर बचेगा 0.01, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. अगला सवाल. In the Young's double slit experiment using a monochromatic light of the wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is a k unit. बच्चों पाथ डिफरेंस का इस्तेमाल करके आप फेज डिफरेंस निकालेंगे. x की जगह पे लैम्बडा पुट करने पे आंसर आ रहा है 2 पाई, और फेज डिफरेंस अगर 2 पाई होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, जिसको सवाल में कहा गया है k. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा 3 विल बी. सो बच्चों नया पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 के बराबर है,
उसका इस्तेमाल करके मैं फेज डिफरेंस निकाल रहा हूं, एंड द फेज डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई बाई 3। सो ये वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें कैसे मिलेगा? तो आंसर है I इज इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर phi/2। I max is given to us k in the question, and cos a square phi is a 2 pi by 3 divided by 2 करेंगे, so the 2 and the 2 will be getting cancelled. Cos pi 3 is a half, square करने पे 1 by 4, and hence the answer is a k by 4 is a final correct answer. Very simple, straightforward question. Magnitude and the direction of acceleration produced in the body of a mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and the 6 Newton act on it respectively. बच्चों एक फोर्स है 8 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 6 न्यूटन का। ये दोनों फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट दोनों के बीच में कहीं तो आएगा, और दो फोर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट इज 10, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज 10 न्यूटन divided by mass is a 5 kg, so acceleration is 10 by 5 is a 2 meter per second square, 2 meter per second square. And now we need the angle, so I assume this is an angle theta, so tan theta is equals to opposite, which is nothing but 6, divided by adjacent, which is nothing but 8. So this is a 3 by 4. So theta is a tan inverse of 3 by 4 with a 8 Newton ka force. Tan inverse of 3 by 4 with a 8 Newton ka force. And that is going to be our final correct answer. बच्चों, third option is our final answer. अपने बुकलेट के LH का सवाल, ऐसा ही डायग्राम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के LH में देखने को मिलेगा। Phi capacitor of the capacitance C1, C2, C3, C4 10 microfarad and a C5 2.5 microfarad are connected as shown with a battery of the 50 volt. Then the equivalent capacitance and the charge on each capacitor will be. बच्चों ये C1 से लेकर के C4 are connected in series. हर एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफराड का है, तो 4 अगर सीरीज में रहेंगे तो इक्विवेलेंट C/4 आता है। 10/4 is a 2.5 microfarad. That one with C5 will go in a parallel, and hence the equivalent capacitance is nothing but C equivalent plus C5, parallel में capacitance add हो जाते हैं, so 2.5 plus 2.5 is a 5 microfarad. 5 microfarad is the equivalent capacitance. अब C5 सीधा सीधा 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, so the charge on the C5 is a CV. C is nothing but a 2.5 microfarad multiplied by battery is a 50, so 2.5 multiplied by 50, so the answer is will be 125 microcoulomb. 125 microcoulomb. और C1 से लेके C4 सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे चार्ज और इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पे चार्ज सेम ही होता है, तो ये C इक्विवेलेंट पे चार्ज निकालेंगे तो वापस से आंसर यही आना है जो ऊपर कैलकुलेट किया है, 2.5 multiplied by 50, the answer is a 125. सो इक्विवेलेंट पे जो चार्ज रहेगा वो ही इंडिविजुअल C1, C2, C3, C4 पे चार्ज रहेगा, एंड हेंस द आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने पे
कुछ नहीं होता है सिनॉप्सिस पढ़ने का। सिनॉप्सिस पढ़ना इज वेरी वेरी एसेंशियल। सारे क्वेश्चन सॉल्विंग वाले नहीं होते हैं, थियोरेटिकल भी सवाल आते हैं नीट में बच्चों। सो गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करने पे both the right sided and the left sided deflection and the balance point, at balance point no deflection. All right, there will be no deflection, only the left sided deflection, only the right sided deflection. So आंसर है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप जो है गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करके लगा दो। वेरी सिंपल थियोरेटिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन कहता है पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट द मास ऑफ 1000 kg टू द हाइट ऑफ 20 मीटर इन द 10 सेकेंड इज। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर क्या सवाल पूछे है नीट एनटीए वालों ने इस बार, एकदम ओरली हम कैलकुलेट कर सके ऐसे ऐसे सवाल है सारे के सारे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी, उसके अगेंस्ट एच हाइट पे उसको लेके जाने का है, डिवाइडेड बाई टी इज अ टाइम। The mass is given as 1000, g is a 10, the height is a 20, and the time is a 10, and this 10 and this 10 is gone. 2000 is the answer. g को 9.8 लें, g को 9.8 लें, so ये 10 और 20 कट के इधर 2, 9.8 2 जा 19.6, 1000 is a kilo, 19.6 kilo is our final correct answer. Next, second, match the column। बच्चों पेपर में फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला कैलकुलेशंस भी नहीं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ कैपिटल एल बाय ए स्मॉल एल। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला एल डी डी बाई डी डी एल। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। ए में 2, ए में 2 खत्म, बाकी सब चेक भी नहीं करना है। All right, just a formula and answer the question from the elasticity. In a concave lens, the ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction. But the lens is this concave. This is the principal axis. The ray of light is coming parallel to the principal axis. The lens is a diverging, and hence the ray after passing through the lens will diverge, और उसको डॉटेड 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 करके पीछे जबरदस्ती ऐसे फोकस पे लाया जाता है। That's it. Emerges parallel to the principal axis, appears to diverge from the first principal focus. Yes, it diverged from the first principal focus. This is the first principal focus. Khatam. A thin wire of a length L and the linear mass density M is bent into the circular ring with a center at C as shown in the figure. The moment of inertia of the ring about a y dash axis is। बच्चों रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा ट्रिकी लेंदी कैलकुलेशन वाला ये इकलौता एक सवाल अभी तक अपने को देखने को मिला है बच्चों। ये रिंग के लिए कौन सा एक्सिस है, तो आंसर है लाइंग इन द सेम प्लेन अलोंग द टेंजेंट। सो ये एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। m इज द मास ऑफ द रिंग। सवाल में लेंथ ऑफ द रिंग दिया है और लीनियर मास डेंसिटी दिया है। सो लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रिंग। सो लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल गिव अस द मास ऑफ द रिंग। सो मास की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करने का है वो मिल गया। लेंथ ऑफ द रिंग का मतलब होता है सरकमफरेंस। सो द लेंथ इज नथिंग बट द सरकमफरेंस। सो रेडियस की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना है वो भी हमें मिल गया। So let us substitute. So this is a 3/2 multiplied by m की जगह पर ml multiplied by radius की जगह पे l upon 2 pi the whole square. So this is becoming 3/2 m l l square l cube divided by 2 का square 4 pi का square 2 into 4 is a 8 8। That is the option.
ऑलराइट, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यही सवाल है पूरे पेपर में, तो मान लो, समझ लो कितना सिंपल पेपर है ये वाला। Each side of the metallic cube of the mass is measured to be a 9 centimeter. Keeping the significant figures in mind, the density is expressed as. अरे बच्चों, इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते नहीं बैठना है, अगर करेंगे तो भी यही नंबर आना है। करके चेक कर लेना, ये अपना सही जवाब नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के हिसाब से अगर लेंथ को मेजर किया है डेसिमल के बाद में अप टू 1 डिजिट एक्यूरेसी 9.0, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट हो सकता है, इसीलिए दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 54 हट जाएगा और 7 बन जाएगा। 50 के ऊपर वाला नंबर अगर हटाएंगे तो आगे वाला डिजिट +1 होता है। नेक्स्ट, the traveling harmonic wave is given on the screen. The phase difference between the 2 point separated by a distance of 0.5 meter is the phase difference का फॉर्मूला होता है 2 pi x by lambda. So this is nothing but 2 pi multiplied by x is a path difference which is a 0.5 एंड 1/लैम्बडा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये है ना, ये नंबर 2 पाई कॉमन निकाला है ना बाहर, तो ये नंबर ही 1/लैम्बडा है, वेव नंबर। 2 पाई बाहर निकाला है तो अंदर होता है x बाई लैम्बडा, मतलब x इंटू 1/लैम्बडा। सो 1/लैम्बडा है, 1/लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा नहीं, 1/लैम्बडा है 0.008, but that is given in the unit of सेंटीमीटर। सो लैम्बडा को सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। लैम्बडा को सेंटीमीटर में पुट किया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। पूरा पेपर यूनिट का गेम है, यूनिट कन्वर्जन, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक जो बच्चा अवॉइड कर लेगा वो बच्चा तो जो है ऑलमोस्ट फुल के तरफ स्कोर ला पाने का ताकत रखेगा। सो बच्चों 0.5 इंटू 2 इज अ 1, 0.5 इंटू 2 इज अ 1, तो पाई बच गया इधर, ये बन गया 0.008, 10⁻², ऊपर आएगा तो 10⁻², तो 2 डेसिमल शिफ्ट करके आंसर आएगा 0.8 पाई। 0.8 पाई इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। 0.8 पाई इज अवर आंसर। Next question in front of your screen. The question is from the ray optics. The ray of a monochromatic light is passing through the equilateral prism as shown in the figure. The refracted ray is parallel to the base. The angle of incidence is given. The refracting angle is given. The angle of deviation हमें ढूंढना है। बच्चों रिफ्रैक्टेड रे जब बेस के पैरेलल होता है तो I और E इक्वल होते हैं, एंड I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। I और E इक्वल तो दोनों के दोनों 50-50। ए सवाल में दिया है 60, तो डेल्टा हमें ढूंढने को कहा है 50-50 100 -60। द आंसर ऑफ द डेल्टा इज द 40, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन is a slight tricky, not difficult, tricky. Diode is given, the voltage applied is given, then what will be the voltage appearing across the diode? डायोड के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज ढूंढना है। अक्सर हम सवाल सॉल्व करते हैं उसमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वो हम देखते हैं। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। बच्चों जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये यहां पे पॉजिटिव लगेगा तो ये डायोड रिवर्स बायस्ड बनेगा। रिवर्स बायस्ड डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। तो बच्चे सोचेंगे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, अरे ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। अरे बच्चों रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट नहीं निकालना है,
डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। सो रिवर्स बायस्ड केस में सारा का सारा वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द डायोड, सारा का सारा वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द डायोड। और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, सो नेगेटिव हाफ साइकिल में दिस विल बी नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट डायोड का नेगेटिव से कनेक्ट होएगा, तो डायोड विल बिकम अ फॉरवर्ड बायस्ड, forward biased diode will conduct, and if it is conducting, then the diode के across voltage will be zero, diode के across voltage will be zero, and hence this is the final correct answer, and hence this question was a tricky. अगला सवाल, for a simple pendulum having a time period t, the variation of kinetic energy with a time t is represented by, बच्चों अगर हमारा बॉडी टी टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी डबल होता है और टाइम पीरियड आधा होता है। ऑसिलेशन में एनर्जी डबल द फ्रीक्वेंसी से या हाफ ऑफ द टाइम पीरियड से वेरी करते हैं। सो इसमें तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, गया साइड में। इसमें बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड भी टी रहेगा, गया साइड में। इसमें बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का भी टाइम पीरियड टी रहेगा, गया साइड में। ये देखो काइनेटिक एनर्जी t/2 हुआ और फिर सेम वापस से रिपीट एंड सेम वापस से रिपीट। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी अगर आप लिखेंगे तो उसमें कॉस स्क्वायर फंक्शन आएगा, साइन स्क्वायर फंक्शन, कॉस स्क्वायर फंक्शन, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ऑल पॉजिटिव्स, नथिंग इन द नेगेटिव, एंड द टाइम पीरियड इज अ हाफ। Resistor is connected across the battery of a 12 volt EMF and the internal resistance of a 2 ohms. If the current in the circuit is a 0.6 ampere, then the terminal voltage of the battery is, terminal potential difference का formula होता है E minus छोटा IR. E is a EMF of the cell which is a 12, I is a current which is a 0.6, multiplied by small r is the internal resistance which is a 2, so 12 minus 1.2, and hence the answer is a 10.8 is our final answer. Amount of work done in raising a mass m from the surface of the earth to the height equal to the radius of the earth is, बच्चों work done का फॉर्मूला आपने याद रखा रहेगा, mgh by 1 plus h by r. The height in the question is equals to capital R. R by R will be 1 and 1 plus 1 will be 2. So this is a mgr by 2 is our final correct answer. mgr by 2 is the final answer. The electric heater supplies heat to the system at the rate of 100 watt. If the system performs a work at the rate of 75 joule per second, then the rate at which the internal energy increases will be, बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है Q is equals to delta U plus W. Q is given as 100, वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, वर्क डन सवाल कह रहा है 75 जूल पर सेकेंड, शिफ्ट 100 minus 75 is a 25 joule per second is a change in internal energy, and joule per second is nothing but watt, and that is our final correct answer. हीट मॉड्यूल से पहला सवाल अभी तक हमें देखने को मिला है। The room heater is rated at 400 watt 220 volt. तो बच्चों इसको कहता है पावर रेटिंग, इसको कहता है वोल्टेज रेटिंग। यहां से हमें हीटर का रेजिस्टेंस मिलेगा, कैसे? तो आंसर है V²
डिवाइडेड बाय पी करके, सो दिस इज अ 220 multiplied by 220 divided by 400. So 0 0 0 0 is getting cancelled. तो ये बन गया 484 divided by 4 is the resistance, which is nothing but 121 ohms. If the voltage drops to the 200 volt, what will be the power consumed? अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो v स्क्वायर बाय आर करके पावर कंजप्शन निकाला जा सकता है, जिसमें वोल्टेज को लेंगे 200, स्क्वायर इज वन मोर 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 121. सो दिस इज नथिंग बट ऑप्शंस में ओके, so this is nothing but 2 multiplied by 2 4 multiplied by 10 raised to 4 divided by 1.21 multiplied by 10 raised to 2. So पावर बचेगा 10 raised to 2. 4 डिवाइडेड बाय 1.21 करने पे अपने को आंसर मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 डिवाइडेड बाय 1.21 करने पे आंसर 4 से हमें छोटा ही मिलना चाहिए. तो 4 डिवाइडेड बाय 1.2 करें, अंदाजा 4 डिवाइडेड बाय 1.2 करें तो आंसर 4 से थोड़ा छोटा आना चाहिए. आंसर 4 से थोड़ा सा छोटा, इंटू 10 रेज टू 2 है तो 400 से थोड़ा सा छोटा, 400 से थोड़ा सा छोटा, एंड हेंस 331 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. टफ कैलकुलेशन भी है तो ऑप्शन सपोर्ट कर दे रहा है कि भाई क्यों कैलकुलेट करते बैठना है. ऑप्शन देख लो, आंसर तो बैठा हुआ दिख रहा है आंखों के सामने, है ना. When the ruler falls vertically, 5 different person catches it with a different reaction time. Person A का reaction time B, C, D, E. What is the correct order of the distance traveled by the ruler? Free fall में ruler किसमें ज्यादा गिरेगी? जो पर्सन का रिएक्शन टाइम कम रहेगा, मतलब फटाक से रूलर पकड़ लिया, मतलब उसको कम समय गिरने दिया, तो जिसमें कम समय गिरने दिया वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होएगा, वो पर्सन ने रूलर को ज्यादा समय गिरने दिया है तो रूलर जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो कम से कम समय है इसका. सो सी में रूलर सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रूलर, तो सी में सबसे कम रूलर ट्रैवल करेगा. सी वाले में सबसे कम समय के लिए रूलर ट्रैवल करेगा. एंड हेंस खत्म हो गया, है ना. एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है. Consider two uncharged capacitor of the equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged by the 100 volt supply. So here we have a supply and here we have the caps. Supply is a 100 volt and the capacitor is a 200 picofarad. And one of them is charged by the 100 volt supply and then disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. So charged capacitor को दूसरे uncharged capacitor के साथ लगाया गया है. So बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज. सो हम पहले बच्चों ये अरेंजमेंट में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाल लेते हैं by using the formula half CV square. So that is nothing but half multiplied by C is a 200, pico is a 10 raised to minus 12, multiplied by voltage is a 100, square करने पे 10 raised to 4. So this becomes 100 into 10 raised to minus 8, which is nothing but 10 raised to minus 6. अब दो कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर पैरेलल में माने जाएंगे, तो उनका C इक्विवेलेंट बनेगा C1 प्लस C2 विच इज नथिंग बट 200 प्लस 200 400 पिको फराड. और चार्ज एक कैपेसिटर से रीडिस्ट्रीब्यूट होके दूसरे कैपेसिटर पे जाएगा, बट दोनों कैपेसिटर का मिला करके टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. सो द फाइनल एनर्जी कैसे मिलेगी? तो आंसर है Q स्क्वायर बाय 2C करने पे मिलेगी, वेर Q
विल रिमेन कांस्टेंट, जो हमने निकाला नहीं है तो निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर CV करके, C is a 200, pico is a 10 raised to minus 12, V is a 100, so this is nothing but 2 multiply by 1 2 3 4 0, so this is 2 into 10 raised to minus 8, so this is a 2 into 10 raised to minus 8 का square divided by 2 multiplied by C equivalent is a 400, pico is a 10 raised to minus 12, 2 का square is a 4, 10 raised to minus 8 का square is a minus 16 divided by 2 into 4 into 10 raised to minus 10. So 4 and the 4 is gone. 0.5 into 10 raised to minus 6. तो पहले था इतना एनर्जी 1 into 10 raised to minus 6, अब बचा 0.5 into 10 raised to minus 6. तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एनर्जी का लॉस मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे वी गेट 0.5 into 10 raised to minus 6. That is our final correct answer. Next, Savita, a 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of the simple pendulum, notes down the data of the time taken to complete 30 oscillation in 60 सेकेंड. तो एक ऑसिलेशन करने में 2 सेकंड का समय लगेगा, जिसको कहेंगे टाइम पीरियड. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G. टाइम पीरियड इज अ 2 सेकेंड, दिस इज अ 2 पाई अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ढूंढना है, और G हमें दे रखा है 9.8. सो ये 2 and 2 गया, पाई को नीचे ले लो लेफ्ट में, सो 1 अपॉन पाई is the under root of L by 9.8, squaring on both the side, so 1 upon pi ka square, square and under root will be getting cancelled, pi ka square is a 9.8, so ये और ये भी गया, so the length of the pendulum is a 1 meter. The peak value of an alternating current is a 5 ampere and the frequency is a 60 hertz. How long will the current starting from 0 takes to reach the peak value? 0 से peak value पे पहुंचने में alternating current को T/4 का समय लगता है, where T is a time period, frequency is given to us. So time period is a reciprocal of the frequency. So time period is a 1 upon 60 divided by 4 is a 1 upon 240. That is our final correct answer. The interference and the diffraction, the light energy is redistributed. It is reduced in one region, producing the dark fringe. It increases in another region, producing the bright fringe. Yes. As there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. Perfect. The diffraction and the interference are characteristics exhibited by only light waves. No interference is possible in the sound wave as well. And hence the first statement is correct. The second statement is incorrect. Where is simple statement based theoretical question? A box of a mass 15 kg is kept on a floor of a stationary trolley. Okay, so there is a trolley in which there is a box. A coefficient of static friction between the box and the trolley is a 0.12, keeping the box in a stationary state over the trolley. The maximum acceleration with which the trolley can move is very simple. ट्रॉली को अगर एक एक्सीलरेशन से मूव करवाएंगे तो बॉक्स पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे के तरफ ma जितना. अगर सूडो फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया तो बॉक्स ट्रॉली के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, और ऊपर के तरफ जो नॉर्मल लगता रहेगा उसको नीचे वाला mg बैलेंस करता रहेगा. एंड हेंस ma सूडो फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस करने वाला है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर होता है,
और n को mg बैलेंस करने वाला है, सो दिस इज अ म्यू, n की जगह पर mg, सो m एंड द m इज गेटिंग कैंसल्ड, और हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो म्यू g के बराबर रहेगा, in which mu is a 0.12 into g is a 10, and hence the answer is a 1.2, and that is our final correct answer. The sum of the kinetic energy and the potential energy of the simple pendulum of the bob is given, मतलब total energy is given. The speed of the simple pendulum at equilibrium position पे velocity maximum होता है, और total energy will be in the form of kinetic energy at equilibrium position, because potential energy equilibrium position पे zero होती है. So total energy is a K max, and that is equals to half m V max square. This is a 0.02 is equals to half multiplied by m 20 gram, 20 into 10 raised to minus 3 into V max का square. So this is becoming 0.02 multiplied by 2 divided by 20 into 10 raised to minus 3 will be coming in the denominator. This is a V max का square. तो ये बनेगा 2 into 10 raised to minus 2 into 2 divided by denominator बनेगा 2 into 10 raised to minus 2. कट 2 बच गया, 2 दिख रहा है. ऐसी ही गलती बच्चे करने वाले हैं पेपर में, ऐसे पेपर में ऐसी ही गलती पॉसिबल है. अरे वी मैक्स का स्क्वायर 2 आया है, स्क्वायर रूट लेने पे आंसर आएगा √2, एंड हेंस 1.414 is the final correct answer. 1.414 is the answer. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिजिक्स में सब तरह के सवाल जो पूछे गए हैं, मैट्रिक्स मैच पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो थियोरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में आए हैं 2026 के नीट के पेपर में. The volume of the nucleus is proportional to a raised to 1 by 3. No, the radius is proportional to a raised to 1 by 3. Volume of the nucleus is proportional to a. Yes, V and A are directly proportional, इसीलिए तो radius is proportional to a raised to 1 by 3 आता है. The difference in the mass of the atom and its nucleus is called as a mass defect. No, galat. The difference in the mass of the nucleus and its constituent particle is called as a mass defect. Yes, sahi. B and D statements are correct. A and C statements are incorrect. That is the final answer. The angular speed of the flywheel is increased from 600 RPM to the 1200 RPM in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time is. So number of revolutions निकालने हैं हमें. फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इनिशियल और फाइनल, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड. सो 600 RPM, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा. सो ये बन जाएगा 10 RPS, ये बन जाएगा 20 RPS. सो दिस इज अ ओमेगा नॉट, दिस इज अ ओमेगा. सो अल्फा मिल जाएगा ओमेगा minus omega naught by t. So this is a 20 minus 10 divided by 10. So this is nothing but 1 revolution per second square. Revolution per second square. And then I apply the third kinematical equation. Omega square is equals to omega naught square plus 2 alpha theta. So omega हम put करेंगे 20 का square. Omega naught is nothing but 10 का square. 2 multiplied by alpha is a 1, and the theta 20 का square is a 400 minus 10 का square is a 100 is a 2 theta. So this is a 300 is equals to 2 theta. So theta is nothing but a 150 is our final correct answer बच्चों, because everything we have substituted in the revolution. So the answer will be in the unit of revolution. So 150 is the final correct answer. Submarine
is designed to withstand an absolute pressure of 100 atmosphere. How deep can it go below the water surface? पानी के अंदर टोटल प्रेशर होता है पी नॉट प्लस एच रो जी। टोटल प्रेशर संभालना है 100 एटमॉस्फियर 100 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम प्लस एच इज अ डेप्थ। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज अ 10 रेज टू 3 एंड जी का वैल्यू इज अ 10। सो 1 एटीएम को लेफ्ट में लेंगे तो ये बनेगा 99 एटीएम और एक एटीएम का वैल्यू है 10 रेज टू 5 पास्कल। सो 99 इंटू 10 रेज टू 5 इज इक्वल्स टू यहां पे बचेगा 10 रेज टू 4 एच। 10 रेज टू 4 और 10 रेज टू 4 गया। 10 इंटू 99 इज अ 990 मीटर is the depth of the submarine 990 should be our final correct answer। बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर में। तीसरा मैट्रिक्स मैच पूरे पेपर में which is again a theoretical। माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन वाल्व से बनते हैं। गामा रेज रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस के कारण होते हैं। इंफ्रारेड एटम्स एंड द मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस के कारण बनते हैं। विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाने पे विजिबल लाइट एमिट होता है। तो ए का 4 बी का 1 आ गया आंसर। वन मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल गलत। फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस सिग्मा पे डिपेंड करता है। The interior of the charged conductor can have no excess charge in the static situation। सही जवाब। At the surface of the charged conductor, the electric field must be perpendicular to the surface। Yes. The electrostatic potential energy is zero. Sorry, electrostatic potential is zero everywhere inside। No, 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 no. Potential is zero only at the infinity. Rest everywhere, there will be the potential। So A, C, D are correct। बच्चों वीडियो को मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट के साथ में शेयर करिए। सभी बच्चों को फायदा पहुंचाइए। फटाफट सॉल्व कर रहे हैं हम सवाल। सारे 45 क्वेश्चन आपको जो है मैं सॉल्व करके दे रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे। For a metal of the work function 6.6 electron volt, which of the following wavelength of the incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? कौन सा वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा? सो बच्चों वर्क फंक्शन को हम एच सी बाय लैम्बडा नॉट से इक्वेट करेंगे, where लैम्बडा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एच सी का वैल्यू मैंने आपको याद रखने को कहा है 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन इज अ 6.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। सो दिस बिकम्स अ 20 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 1.6 और इसको हम कैंसलेशन करके निकालेंगे। सो दिस बिकम्स अ -7। एंड नाउ 20 डिवाइडेड बाय 6.6 करेंगे तो ये मुझे लगता है आंसर आएगा 3 के बराबर। 3 के बराबर। और इसका सॉल्विंग करने पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 1.6 और 3 अंदाजित 2 के बराबर और ये 10 रेज टू -7 है तो ये बन गया 2 इंटू 10 रेज टू -7 विच इज अ 200 नैनोमीटर। इससे 200 नैनोमीटर ये अंदाजित आंसर है। अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन अब करके जरा इसको निकाल सकते हैं। दिस इज अंदाजा, मतलब 200 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। अंदाजा अंदाजा है ना, अंदाजा 200 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा, लेस देन 200। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लेस देन 200। इससे छोटी वेवलेंथ का अगर रे आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा। इससे बड़ी वेवलेंथ का अगर फोटोन आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होएगा। तो बड़ी
एक ही वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of the electron is a minus 3.4 electron volt. The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately. कई सारे बच्चे ये सवाल में अटक गए थे, कई सारे बच्चे इसमें लंबा लंबा कैलकुलेशन करे जा रहे हैं, एनर्जी रेडियस का रिलेशन निकाल रहे हैं. अरे बच्चों, आपको याद रखना था, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, where r naught is the radius of hydrogen atom in the first orbit, जिसका वैल्यू आपको याद रखना था 0.54 एंगस्ट्रॉम, multiplied by this is the energy of the second orbit. The first excited state is a second orbit, तो n is a 2, 2 का स्क्वायर is a 4, 0.5 इंटू 4, अंदाजा अंदाजा 2 के बराबर. एंगस्ट्रॉम इज अ 10 रेज टू माइनस 10, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, अंदाजा है एग्जैक्ट है 2.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 इज अ फाइनल करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस लॉजिक ऐसा लगना चाहिए, वैल्यू सही समय पे फटाफट याद आनी चाहिए, देन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अदरवाइज तो पागल हो जाएंगे, अब एनर्जी और रेडियस का रिलेशन निकालते बैठेंगे तो कैलकुलेशन विल गो वेरी लेंथी. The two statements are given. Once again, the theoretical statement based question. When the forward bias voltage across the PN junction diode increases, then the diode current increases significantly. Yes. This current is called as a reverse saturation current. No. And hence A is a correct statement and B is a false statement. इसमें कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सिनॉप्सिस का सीधा सीधा लाइन पूछा है, जैसे बायोलॉजी में पेपर आता है वैसा पेपर फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड में आया है. नेक्स्ट, a flask contains argon and a chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is at 27 degrees Celsius and the ratio of the RMS speed of the two molecule is VRMS of argon divided by VRMS of chlorine हमें निकालने को कहा है, और RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by m naught, where m naught is not the mass, the m naught is the molar mass. 3 is a constant, r is a constant, t is a constant, तो सिर्फ m naught बचेगा. So it is the under of m naught of chlorine divided by m naught of argon. M naught of chlorine 70, m naught of argon 40, 0 0 गया, root 7 divided by 2 is our answer, बच्चों. And that is done. All the 45 questions we have done for the NEET 2026. बच्चों फटफट मार्क्स कैलकुलेट करें, कमेंट में मुझे बताएं कितने फिजिक्स में स्कोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल. आई एम ईगरली वेटिंग टू नो ऑल ऑफ यू का स्कोर. बहुत जल्द मैं आपको इसका एनालिसिस भी बना करके एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन, क्या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन, 11वीं में से कितना, 12वीं में से कितना. सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट.